तीन चार बहुत आम खबरें हैं। अगर सर फहरिस्त लिया जाए तो आज के अखबारात में आप एक लीड स्टोरी आज आप पढ़ी होगी कि इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इसहाक डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की क्या वजह सामने हो सकती है? सबसे जो एक आम तासुर मौजूद है सियासी हलकों में वो तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब हर वो काम करने पे आमादा होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और वो यस मैन के तौर पर एक्ट करते हैं, और उसमें किसी मामले के अंदर भी रुकावट बनना या ना कहना उनको पसंद नहीं है। नवाज़ शरीफ उसके बरखिलाफ, उनकी अपनी बैकग्राउंड तो वही थी, वो जनरल जिलानी और जनरल ज़िया के साथ उनके सियासी सफ़र का आगाज़ हुआ था और फिर IGI के क़याम तक उसके अंदर भी हमें कोई और तब्दीली नज़र नहीं आती। लेकिन 90 की दहाई के अंदर जब उनकी हुकूमतें गिराई गई तो उसके अंदर हमें नवाज़ शरीफ बाद इशू के ऊपर स्टैंड लेते नज़र आते हैं, और फिर 12 अक्टूबर 99 के बाद से उनका बयानिया कुछ और बदल गया। फिर 2017 में जब उनको पनामा और इकामा इस फसाद के अंदर निकाला गया तो फिर वोट को इज़्ज़त दो के नारे भी उन्होंने लगाए। पाकिस्तान लंदन से वापस जब वो आए तो दोबारा उन्होंने रास्ता इस्टेब्लिशमेंट की मदद का इख्तियार किया, लेकिन अभी भी उनके अंदर कहीं वो अड़फस वाली सलाहियत मौजूद है। तो इसहाक डार साहब की तैनाती बज़ाहिर तासुर ये मौजूद है कि नवाज़ शरीफ ने एक अपनी सोच का बंदा या अपने करीब बंदा उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लगा के सियासी मामलात और इक़्तिसादी मामलात के ऊपर नज़र रखने के लिए अपना एक राइट हैंड मैन वहाँ पे प्लेस कर दिया। जब फाइनेंस मिनिस्टर लगने की बारी आई तो उस वक्त भी डार साहब नवाज़ शरीफ की नंबर 1 चॉइस थे, लेकिन डार साहब ना शहबाज शरीफ की नंबर 1 चॉइस है। ये शायद बहुत से लोगों के लिए एक अचंभे की बात होगी। डार साहब को शहबाज साहब पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखते, उनके दरमियान में फासला मौजूद है, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी शायद उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, इसीलिए औरंगज़ेब साहब का रास्ता निकला और औरंगज़ेब साहब इस वक्त वज़ीर ख़जाना है। इसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब ना नवाज़ शरीफ के बंदे हैं ना शहबाज शरीफ के बंदे हैं, उनकी तैनाती भी इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते से हुई। तो नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार नहीं मिला, उनको वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान को नवाज़ दो, ये नारे लगा के बहुत सारे लोगों ने शायद इस मामले के अंदर ट्रैप किया है, लेकिन एक्चुअली उनको इक़्तिदार से दूर रखने के लिए बहुत कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। वो इलेक्शन के अंदर अक्सरियत नहीं हासिल कर पाई, ये रियलिटी है, और जितनी सीटें उन्होंने हासिल की हैं उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शकूक व शुबहात हैं, और जेन्युइन शकूक व शुबहात हैं। फॉर्म 47 और 45 जब रात 9 बजे 8 तारीख की रात को नताए जाना रुके थे, उसके बाद जो कुछ हुआ पूरे पाकिस्तान को इल्म है। तो नवाज़ शरीफ इस वक्त एक ऐसी पोजीशन में खड़े हैं जहां उनको अपनी अगर सियासत को बहाल करना है पंजाब के अंदर, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि एक तरफ डिलीवरी हो रही हो, लोगों को निज़ाम हुकूमत बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा हो, इक़्तिसादी मामलात भी संभाले जा रहे हो, और सियासत के ऊपर भी उनकी गिरफ्त मजबूत हो। आइंदा आने वाले दिनों में वो अपने पार्टी मामलात के अंदर भी हो सकता है दोबारा सदारत संभालें और पार्टी का कंट्रोल भी अपने हाथ से, अपने भाई की बजाय अपने हाथ में लेना दोबारा पसंद करें। दूसरी बड़ी खबर जो है वो जजेज़ के हवाले से। जिन 6 जजेज़ ने ख़त लिखा, ये हो नहीं था सकता कि उनमें से किसी ना किसी का कोई स्कैंडल मंजर आम पर ना आए। तो सबसे पहले बाबर सत्तार निशाने के ऊपर मौजूद है। बाबर सत्तार के पास ग्रीन कार्ड है, और पाकिस्तानी कवानीन की रोशनी में ग्रीन कार्ड होल्डर जो है उसके ऊपर कोई कदगन नहीं है कि वो जज बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इसलिए बाबर सत्तार हाई कोर्ट के जज लगाए गए। कदगन होती, पाबंदी होती तो वो हाई कोर्ट के जज ना लगाए जाते, कानूनन अगर पाबंदी होती। ज़ाती तौर पर मैं अपनी राय दूँ तो मेरी राय में 3-4 ऐसे होते हैं जहाँ पर जिसके अंदर आप पार्लियामेंटेरियंस को शामिल कर लें, जिसके अंदर आप जजेस को शामिल कर लें, जिसके अंदर आप जर्नल्स को शामिल कर लें, और उसी के अंदर मीडिया एंकर्स, मेरे जैसे एंकर्स जो बैठ के यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस जैसे इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। इनके पास ड्यूअल नेशनैलिटी या ग्रीन कार्ड या कोई और कार्ड नहीं होना चाहिए, ये मेरी पोजीशन है ज़ाती राय में। तो लेकिन अगर पाबंदी हो तो फिर तो पाबंदी का इतलाक़ होना चाहिए। अगर पाबंदी ना हो तो किसी को कहें कि भाई तेरे पास तो ग्रीन कार्ड है, तो पाबंदी है तो आप उसको हटा दें, पाबंदी नहीं है तो फिर पाबंदी नहीं है। तो उसको स्कैंडलाइज करना 6 जजेस का ख़त जो था वो एक बुनियादी सबब है जिसके बायस वो निशाने के ऊपर है। हालांकि मेरे ख्याल में जिसने चंद एक जो बहुत अपराइट जजेस हैं ना, उनमें से एक बाबर सत्तार है, और मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। बहुत तरसा वो मीडिया के अंदर कॉलम भी लिखते रहे, हम अपने प्रोग्राम में भी उनसे उनके जज बनने से पहले उनको दावत देते थे, वो आते थे। तो मुझे उससे बेहतर अपराइट आदमी नहीं लगा जिसकी लीगल ओपिनियन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो दुरुस्त को दुरुस्त और गलत को गलत कहने की पाकिस्तान में बहुत थोड़े बंदों के अंदर हिम्मत होती है, अक्सर की टांगें कांप जाती हैं, उसके अंदर वो सलाहियत मौजूद है। तो इसलिए बिला वजह किसी को तज़हीक का निशाना नहीं बनाना चाहिए। कवानीन की रोशनी में पाबंदी लगा दें, फिर उसको छोड़ना होगा तो छोड़ दें, नहीं छोड़ना होगा तो घर चले जाएगा, दोनों में से एक चॉइस तो वो कर लेगा ना। इस तरह मीडिया के ऊपर कैंपेन करके किसी को गंदा करना दुरुस्त नहीं है। आज FIA और कुछ दीगर ने जब उनके ऊपर इतराज़ात उठाए तो उन्होंने जुर्माना लगाकर उनको वापस भेजा, तो दुरुस्त काम किया बाबर सत्तार ने। मेरे ख्याल में ऐसा ही बोल्ड पोजीशन लेनी चाहिए। अगर वो डरेंगे तो डरने वाले को और डराया जाता है, इसलिए स्टैंड लेना चाहिए। अगर आप राइट पे हैं, दुरुस्त पोजीशन पे खड़े हैं, तो अपना स्टैंड लें, कमज़ोर मत पड़े। एक आपको मौलाना फजलुर रहमान का आज पहले स्टेटमेंट सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं।
हमने अपने उसूल पे समझौते किए हैं, हमने अपनी जमहूरियत बेची है, हमने अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं जो आपके मातहत होने चाहिए थे, जो आपके हुक्म पर चलने चाहिए थे, वो आज हमारे आका और उनके हुक्म पर हम चल रहे हैं। हम यहाँ पर एक कानून पास नहीं कर सकते, लेकिन हमारी मालूमात ये हैं कि इस बार तो बाकायदा असम्बलियां बेची गई हैं और असम्बलियां खरीदी गई हैं। ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है या ये एस्टेब्लिशमेंट का तरतीब दिया हुआ पार्लियामेंट है? मैं तो आज भी कहता हूँ जनाब मियां नवाज शरीफ साहब से भी और जनाब शहबाज शरीफ साहब से भी और अपने बरखुरदार बिलावल ज़रदारी साहब से भी, छोड़ो इस इक़्तिदार को, आए इधर बैठें और अगर वाकई लार्जर ग्रुप पीटीआई है दे दो उनको हुकूमत। हमने भी अज़म कर रखा है कि इस गुलामी के खिलाफ जंग लड़ें और मुल्क को इस गुलामी से निजात दिलाएंगे। हमारे ऊपर आलमी कुव्वतें हुकूमत कर रही हैं या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट हमारे ऊपर हुकूमतें कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान के जो लबो लहजा है उसके अंदर इमरान खान वाले जुमलों की जो हमें रमक नज़र आ रही है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है, उन्हीं को हुकूमत दे दें। तहरीक इंसाफ की तरफ से हुकूमत वक्त से बातचीत नहीं हो रही, लेकिन उनकी तरफ से बातचीत के ढेरों ढेर बयानात आ रहे हैं। असल में वो बातचीत फ़ौज से करना चाहते हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप 4, 6, 8 किस्म के मुख्तलिफ बयानियाँ हमारे सामने रख रही। सुनिए, हमने कुछ इकट्ठे किए हैं स्टेटमेंट। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। आप अगर उस शख्स से मिल सकते हैं जिसका नाम अचकजई है और मौलाना फजलुर रहमान से, तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, डीजीआई के साथ, फौज के साथ। एस्टैब्लिशमेंट भी एक रियलिटी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बहुत बड़ी रियलिटी है। आप मुज़ाकरात के पैरामीटर तय करें, तो उसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। सारे मिलकर तय करें कि जी हमने किन बुनियादों पे ये मुज़ाकरात करने हैं। 3 जमातों के बारे में डायरेक्टिव है हमारे पास, उससे बात नहीं होनी। पीपल्स पार्टी, PMLN और MQMP। बात सियासतदान के साथ ही होनी चाहिए, लेकिन अगर डी फैक्टो रोल है एस्टैब्लिशमेंट का तो फिर इन वन वे और द अदर दे नीड टू बी इंक्लूडेड। मुज़ाकरात अब एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ के करना ये अजीब सी बात होगी, क्योंकि आईन में उसकी इस तरह की गुंजाइश नहीं है। मुज़ाकरात आपने हुकूमत और पोजीशन के बीच में होने। आज खान साहब ने जो हिदायत दी है उसके मुताबिक किसी भी डायलॉग के बारे में किसी भी इदारे से पार्टी के किसी कैंडिडेट नुमाइंदे के पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर उसके बारे में कोई बात करना हुआ आपके सामने मैं लेके आऊंगा या बानी चेयरमैन खान साहब आपको खुद जेल में बताएंगे।